नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा सप्तम की संस्कृत प्यूषम पुस्तक से 10वां पाठ निम्बतरोः साक्ष्यम के शब्दार्थ और इसके अभ्यास कार्य को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो प्रारंभ करते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। विमृश्य सोचकर, गर्त गड्ढा, द्वयोर मध्य दोनों के बीच में, छद्म बुद्धि बेईमान आहृतवान निकाल ले आया, अंतिकम समीप भवतु नाम जाने दीजिए, अप्रेद्यु दूसरे दिन, समुत्सुक अत्यधिक आतुर, समृद्धाः भीड़, वाष्पकंठः रुंधे गले से, सद्य एव शीघ्र ही, शुष्केन सूखी लकड़ियाँ, संहृते इकट्ठा करके, निधाए रखकर, स्वर संयोगाः आवाज का संयोग, विस्मृताः विस्मित या आश्चर्यचकित, सभाजितवान पुरस्कृत किया, विश्रम्भात विश्वास। ये इस पाठ के शब्दार्थ हैं। इसमें बच्चों मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है, वो ये कि आपके जो ये पहली लाइन है पाठ में, पुरा एकस्मिन् ग्रामे मनोहरा धर्मचंदश्च द्वे मित्रे प्रतिवस्ताः, तो प्रतिवस्ता के बाद में इस्म और लिख लीजिएगा आप अपनी पुस्तक में यहाँ पर, क्योंकि इस्म जुड़ने से ये भूतकालिक अर्थ देगा, तब इस लाइन का अर्थ बनेगा। पहले समय में एक गांव में मनोहर और धर्मचंद नाम के दो मित्र रहते थे। देखिए वस्ता जो है आपका वसती, वस्ता, वसंती, इस तरह से आपका लट लकार वर्तमान काल में रूप बनता है प्रथम पुरुष द्विवचन में वस्ता। तो जब लट लकार की क्रिया के साथ में इस्म जुड़ता है तब वो भूतकाल का अर्थ देता है। तभी यहाँ पर बनेगा दो मित्र रहते थे, नहीं तो इसका अर्थ थे के अर्थ में नहीं जाएगा, फिर रहते हैं इस तरह से अर्थ बनेगा तो वो गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कहने का उद्देश्य यह है कि प्रतिवस्ता के बाद में यहाँ पर इस्म और जोड़ लेंगे। अब इसका अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। अभ्यास में सबसे पहले आपको दिया हुआ है एक पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायां च लिखत, उच्चारण करो और अपनी कॉपी में लिखो। धर्मचंदश्च निक्षिप्तवन्तौ द्वयोर्मध्ये मतैक्यं निष्कास्यति, सत्यनिष्ठः छद्मबुद्धिश्च आहृतवान् आहर्तव्यम्। अब इसका अगला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2। देखिए इसमें आपको पहला प्रश्न का उत्तर लिखकर भी दिया हुआ है। मनोहर से मित्रम कहा आसीत, मनोहर का मित्र कौन था? धर्मचंदाः, धर्मचंद दिया हुआ है, एक पद में उत्तर देना है, इसलिए यहाँ पर आपको एक शब्द में ही उत्तर दिया है। अब दूसरा है, तौ अर्जितवानम कुत्र, क्षम्यताम, तौ अर्जित धनम कुत्र निक्षिप्तवन्तौ, उन दोनों ने इकट्ठा किया हुआ धन कहाँ रखा? तो आप आंसर में लिखेंगे, वृक्षस्य मूले गर्तं विधाय, वृक्ष की जड़ में गड्ढा बनाकर। मनोहरस्य स्वभावा कीदृशा आसीत, मनोहर का स्वभाव कैसा था? देखिए मैं अर्थ भी इसलिए बताती जा रही हूँ जिससे कि आपको प्रश्न का उत्तर समझने में आसानी रहे। आपको इस प्रश्न के अर्थ नहीं लिखने हैं, आपको केवल सामने जो मैंने प्रश्न का उत्तर दिए हुए हैं, लिखे हुए, यही आपको लिखने हैं। लेकिन आपको प्रश्न का यदि अर्थ भी करना आता है तो आप आसानी से उसका उत्तर जान सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? सरलाः सत्यनिष्ठः च, यानी कि वो सरल सीधे स्वभाव का था और सत्य बोलने वाला था।
अन्येध्यु सर्वम धनम कहा आर्तवान, दूसरे दिन, ध्यु का मतलब होता है दिन, तो अन्य मतलब दूसरे, दूसरे दिन सब धन कौन ले आया, धर्मचंदा, धर्मचंद ले आया था। अगला है वृक्ष कोटरे कहा आसीत, वृक्ष की खोखल में कौन था, धर्मचंद से वृद्धा पिता, यानी धर्मचंद का बूढ़ा पिता। प्रश्न नंबर 3, मंजुषाता क्रियापदानी चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजुषा से क्रियापदों को चुनकर वाक्य पूरे करें। अब देखिए यहाँ पे जो मंजुषा में आपको जिस क्रम से ये शब्द दिए हुए हैं उसी क्रम से आपको यहाँ पर भरने हैं। तो पहले में देखिए तौ विदेशात धनम, क्या भरेंगे, अर्जयित्वा, तो वे दोनों विदेश से धन को एक कमाकर नीतवंतौ ले आए। धर्मचंदा अतीव चतुरा, और क्या था आगे, छद्म बुद्धि यानी छल कपट वाली बुद्धि का था। ततस्तौ विवदमानौ प्रतिगच्छता, उसके बाद वे दोनों झगड़ा करते हुए कहाँ पहुँच गए थे, राजनम, राजा के पास। निम्बतरु असत्यम न वक्ष्यति, नींबू का पेड़ झूठ नहीं बोलेगा। सपितरम पुत्रं च कारागारे, क्या डालेंगे, निक्षिप्तवान, उसने, किसने, राजा ने पिता और पुत्र को जेल में डाल दिया। प्रश्न नंबर 4, इसमें आपको रेखांकित पदेषु कारकस्य नामोल्लेखनम कुरुत, जहाँ जहाँ आपको ये रेखांकित दिखाई दे रहे हैं, अंडरलाइन है, वहाँ वहाँ कौन से कारक का प्रयोग किया गया है आपको वो बताना है। तो इसके लिए आपको इसका अर्थ और इसके कारक चिन्ह पता होने आवश्यक हैं, तो मैं दोनों ही बता देती हूँ आपको साथ साथ। सा ग्रामम गच्छति, वह गांव को जाता है, तो को चिन्ह है कर्म कारक का, तो कर्म कारक यहाँ पे आपको एक उदाहरण के लिए दिया हुआ है। फिर है वे दोनों विदेश से धन अर्जित करके ले आए, तो विदेशात में कौन सा है, अपादान कारक, अपादान से, क्योंकि विदेश से वो अलग हुए हैं, जहाँ अलग होने का अर्थ होता है वहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए विदेशात में अपादान कारक है। सह अप्रेण सह आगत्य निष्कास्यति, वह दूसरे के साथ आकर निकाल लेगा, तो दूसरे के साथ, सह के अर्थ में, यहाँ पे सह शब्द है, इस अर्थ में यहाँ पर कौन सा, करण कारक का प्रयोग किया गया है। जहाँ शब्द में वाक्य में सह शब्द का प्रयोग जिसके लिए किया जाता है तो उसमें करण कारक का प्रयोग किया जाता है। द्वौ अपि वृक्षस्य अंतिकम आगतवन्तौ, दोनों वृक्ष के पास आ गए, तो के जो आया है आपका का की के, ये संबंध कारक का चिन्ह है, तो संबंध कारक का प्रयोग किया गया है। राजा सैनिकान आदिष्टवान, राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, तो को चिन्ह किसका है, कर्म कारक का, कर्म कारक लिखेंगे यहाँ। सैनिकः वृक्ष कोटरे स्थितम जनम आनीतवंता, सैनिक वृक्ष के खोखल में स्थित व्यक्ति को ले आए, तो में चिन्ह किसका है, अधिकरण कारक का, तो यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया, यहाँ पे अधिकरण कारक लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5, संधि विच्छेद करने, केवल आपको संधि विच्छेद करने हैं, संधि का नाम यहाँ पर नहीं बताना है, तो देख लेते हैं जल्दी से इसको भी। धर्मचंदश्च, धर्मचंदः धन च, द्वयोर मध्य, तो द्वयोः धन मध्य, समुत्सुका नाम, सम इसमें हलंत लगेगा माँ में, सम धन उत्सुका नाम, तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊ की मात्रा माँ में, माँ क्योंकि आधा है तो इसमें ये स्वतः ही जुड़ जाएगी। फिर शुष्केन ईंधनम, तो शुष्क धन ईंधनम, यहाँ पे आप ये वाली संधि पढ़ते भी हैं, तो यहाँ पे का में क्या है, अ है, और यहाँ पे क्या है, ई, आ और ई मिलके देखिए ए गुण हो गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार करके आपको प्रश्न निर्माण करना है। पहला है एकस्मिन् ग्रामे द्वे मित्रे प्रतिवस्ताः, अब देखिए यहाँ पर भी प्रतिवस्ता के बाद में इसम नहीं लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे क्या करना है, इसम जोड़ना है, आधा स और म लिखेंगे, जैसे अभी मैंने पीछे आपको पाठ में जहाँ पर पाठ शुरू हो रहा है आपका, वहाँ पर मैंने आपको लिखवाया है। एकस्मिन, तो एकस्मिन की जगह क्या लिखेंगे, कस्मिन लिखेंगे, या कुत्र भी प्रयोग कर सकते हैं, बाकी आप पूरा सेंटेंस बात का सेम एज इट इज लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है
कस्मिन या कुत्र, कुछ भी लिख सकते हो आप दोनों में से। और ग्रामे द्वे मित्रे प्रतिवस्ता इस्म, देखिए मैंने यहाँ पे इस्म लिखा हुआ है और क्वेश्चन मार्क बनाया है। तौ विदेशात् धनम अर्जित्वा नीतवन्तौ, वे दोनों विदेश से धन एकत्र करके यानी कमा कर ले आए। तो तौ की जगह क्या आएगा, कौ, यानी कौन दोनों। फिर बाकी पूरा आप ऐसे एज इट इज लिखेंगे जैसे मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर। विदेशात् धनम अर्जित्वा नीतवन्तौ, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि आप प्रश्न निर्माण कर रहे हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगला है धर्मचंदः अतीव चतुरः छद्म बुद्धिश्च आसीत्, धर्मचंद बहुत चालाक और छल कपटी बुद्धि का था। तो धर्मचंदा की जगह क्या लिखेंगे, कहा, यानी कि कौन। कहा अतीव चतुरः छद्म बुद्धिश्च आसीत्, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यानी कि कौन अत्यंत चालाक और छल कपटी बुद्धि का था। प्रश्न नंबर 7, संस्कृत भाषायाम अनुवादम करो, संस्कृत भाषा में अनुवाद करने हैं। तो यहाँ पर स्थान थोड़ा कम पड़ जाता है, इसलिए मैंने इनके आंसर यहाँ पर नीचे लिखे हैं। तो पहली लाइन पढ़ लेते हैं, अभी देखिए। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 7वें का। एकस्मिन् ग्रामे द्वे मित्रे प्रतिवसताः इस्म। फिर दूसरा है आपका, वे दोनों विदेश से धन अर्जित कर ले आए। तो वे दोनों के लिए क्या आएगा, देखिए, तौ विदेशात् धनम अर्जित्वा नीतवन्तौ। तीसरा है, मनोहर सरल और सत्यनिष्ठ था। मनोहरः सरलः सत्यनिष्ठः च आसीत्, च आसीत् को आप ऐसे मिलाकर भी लिख सकते हो और च को अलग और आसीत् को अलग भी लिख सकते हो। सैनिक वृक्ष के कोटर में स्थित व्यक्ति को बाहर ले आए। तो सैनिकाः, देखिए बहुवचन है, बहुत सारे सैनिक थे। तो सैनिकाः वृक्षस्य कोटरे स्थितं जनम बहिः आनीतवन्तः, विराम लगा देंगे। फिर अगला आपका सूक्ति है, देखिए यहाँ पर, लोभात् प्रमादात् विश्रम्भात् त्रिभिः नाशो भवेन् नृणाम्, यानी सूक्ति का अर्थ लिखा हुआ है, देखिए मैंने यहाँ पे बता भी देती हूँ आपको। लालच से, लोभात मतलब लालच से, प्रमादात असावधानी से, विश्रम्भात अत्यधिक विश्वास से, यह आपको शब्दार्थ में भी दिया हुआ है विश्रम्भात शब्द। तो अत्यधिक विश्वास से इन तीनों से मनुष्यों का नाश होता है, ये सूक्ति का अर्थ है। हम अधिक लालच करेंगे या हम अपने कार्य के प्रति असावधान होंगे या हम किसी पर बहुत अधिक विश्वास कर लेंगे, तो ये तीनों चीज़ें क्या होती है, मनुष्य का नाश कर देती हैं, मनुष्य को किसी न किसी परेशानी में डाल देती हैं, उनको कष्ट भी होता है जिससे कि। तो अर्थ केवल इतना ही है इस सूक्ति का कि लालच से, असावधानी से, अत्यधिक विश्वास से, इन तीनों से मनुष्यों का नाश होता है। नृणाम मतलब मनुष्यों का, और त्रिभी मतलब तीनों से, नाशो भवेन नाश होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको येलो बॉक्स दिया हुआ है एक, इसको भी आपको जल्दी से समझा देते हैं कि इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। ये आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा। ध्यातव्यम, ध्यान देने योग्य। विभक्ति द्विधा भवति, विभक्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 कारक विभक्ति, नंबर 2 उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति वो होती है जो आप कर्ता ने कर्म को करण से इस तरह से कारक पढ़ते हैं और उसी के अनुसार आप उसके सामने विभक्ति लगाते चले जाते हैं। जैसे कर्ता ने नंबर 1 पे आया तो प्रथमा विभक्ति हो गई, कर्म को दूसरे नंबर पे आया तो द्वितीय विभक्ति हो गई। इसी तरह से 7 विभक्तियों का प्रयोग आप पढ़ते हो। और उपपद विभक्ति क्या है वो अब आपको बताएंगे। पहले नंबर पे बता रहे हैं कारक विभक्ति क्या है। क्रियाम आधाय या विभक्ति भवती, सा कारक विभक्ति भवती। क्रियामादाय, क्रिया को लेकर जो विभक्ति होती है वह कारक विभक्ति कहलाती है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा रमेशः ग्रामम गच्छति, रमेश गांव को जाता है। तो को, यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, को का। तो कर्ता ने कर्म को, तो यानी कि दूसरे नंबर पर है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ऐसे यहाँ पे देखिए, वीरेंद्रः कंदुकेन खेलती, वीरेंद्र गेंद से खेलता है। तो गेंद से चिन्ह किसका है, आपका करण कारक का है। तो करण कारक तीसरे नंबर पे आता है, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है यहाँ पर।
दूसरा है उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति क्या है? पदमाश्रित्य प्रयुक्ता विभक्ति उपपद विभक्ति इति कथ्यते। पद को आश्रय करके यानी पद के आधार पर प्रयोग की गई विभक्ति उपपद विभक्ति कही जाती है। यथा, अब उदाहरण इसके लिए भी दे रहे हैं। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। गांव के परितः मतलब चारों ओर, वृक्षा मतलब वृक्ष और सन्ति मतलब हैं। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। देखिए के आपने कारक चिन्ह पढ़ा है संबंध कारक का, तो संबंध कारक छठे नंबर पे आता है। तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन द्वितीय विभक्ति का प्रयोग आप देख रहे हो ग्रामम, जैसे ऊपर ग्रामम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। तो क्यों किया है? देखिए यहाँ पे जो ये परिता शब्द है ना, ये परिता, इसके कारण ये उपपद शब्द है, विशेष शब्द। तो ये जिसके चारों ओर वृक्ष हैं तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए ग्रामम में षष्ठी के स्थान पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ऐसी एक उदाहरण और दिया है आपको यहाँ पे। देखिए इसका यहाँ पे अर्थ भी दे रखा है, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण दिया है, रामेण सह लक्ष्मणः गच्छति। राम के साथ लक्ष्मण जाता है। तो जाते हैं भी आप सम्मान सूचक के लिए, क्योंकि भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी जा रहे हैं तो उसके लिए आप जाते हैं प्रयोग करेंगे, लेकिन ये बहुवचन में नहीं है क्योंकि सम्मान सूचक हम प्रयोग कर रहे हैं। तो राम के साथ के चिन्ह किसका है? संबंध कारक का, का की के। तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए थी, लेकिन षष्ठी विभक्ति का प्रयोग देखिए यहाँ पर नहीं किया गया है। यहाँ पर सह ये जो शब्द है ये विशेष उपपद शब्द है। ये जिसके साथ जुड़ता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो राम के साथ यानी कि इसमें राम में जो है रामस्य के स्थान पर क्या प्रयोग किया गया? तृतीय विभक्ति रामेण प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सह शब्द का प्रयोग दिखाई दे रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अत्र यहाँ पर अब दोनों को स्पष्ट कर रहे हैं, दोनों उदाहरणों को। यहाँ पर परिता, परिता मतलब चारों ओर, इति योगे ग्रामा, ग्राम पदा द्वितीया, परिता यानी चारों ओर, इसके योग में गांव पद से द्वितीया तथा च और सह इति योगे राम पदात्, सह इसके योग होने पर, इसका योग होने पर राम पद में कौन सी विभक्ति? राम पद में प्रयोग की गई तृतीय विभक्ति उपपद विभक्ति है। तो ये उपपद विभक्ति कोई अलग से नहीं होती है, केवल विशेष कुछ शब्द होते हैं जिनके कारण विभक्तियों का प्रयोग बदल जाता है। जैसे यहाँ पर आपको मैंने बताया कि राम के साथ, तो के चिन्ह किसका था? काकी के संबंध कारक का, लेकिन यहाँ पर संबंध कारक के होने पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ पे सह शब्द होने के कारण, सह विशेष उपपद होने के कारण तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो जहाँ जहाँ सह शब्द का प्रयोग करेंगे वाक्य में जिसके साथ जा रहा है तो उसमें हमेशा तृतीय विभक्ति लगेगी। ऐसे ही चारों ओर यहाँ पे परिता शब्द के योग में यहाँ पर देखिए यहाँ भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता, ग्रामस्य बनता, लेकिन ग्रामस्य नहीं बना। यहाँ पर ये विशेष उपपद पद है परिता, इसलिए यहाँ पर कौन सी विभक्ति लग गई? कर्म कारक हो गया। गांव को, क्षम्यताम, गांव के चारों ओर। तो यहाँ पे षष्ठी न लग के यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जब वाक्य में परिता शब्द आ जाएगा तो जिसके चारों ओर है तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको अगले पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।